आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2020-21 से पहले हमें अगर तेज बुखार भी आ जाता था तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, लेकिन कोविड के बाद हालात ये हैं कि अगर एक छींक भी आ जाए तो हम डर जाते हैं। और इसकी वजह भी है, हर दिन एक नया खतरा जो पैदा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस नए खतरे का नाम है H3N2। ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए परिवार का हिस्सा है, यानी फ्लू का ही एक और रूप, लेकिन आम जुकाम से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों और क्लिनिक्स में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिन्हें तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश और यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। H3N2 वायरस कैसे फैल रहा है, इसके लक्षण क्या हैं, कौन लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसके बचाव क्या हैं, इसी को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वहीं से बात शुरू करूं, अस्पतालों में लोगों की भीड़, ये लगातार खबरें आ रही हैं कई दिनों से कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं केसेस। क्या स्थिति है आपके अस्पताल में या जो आप सुन रहे होंगे आसपास? तो दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल सही बात है, इस समय H3N2 के केसेस बढ़ गए हैं। मतलब जो फ्लू वाले केसेस हैं बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं हाई ग्रेड बुखार के साथ आ रहे हैं, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है या रनिंग नोज है, कंजेशन है, गले में दर्द है, चेस्ट में टाइटनेस है, कुछ लोगों को जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी और निमोनिया भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए हैं, तो इसको हम लोग घबराने की बात नहीं, इसको हम आउटब्रेक बोलेंगे। और जो कंट्रोलेबल है, अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान है और लोग पूरा फुली रिकवर भी करते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है इस समय इस आउटब्रेक तो की? होता क्या है कि हर साल जो एक इन्फ्लुएंजा फैमिली है उसमें कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, इनको बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इस तरह की बीमारियों का ग्रुप है जो हर साल होता रहता है। और ये वायरस जो है ना, थोड़ा बहरूपिया वायरस है। बहरूपिया समझते हैं, जैसे म्यूटेशंस होती रहती हैं, तो इसमें जेनेटिक शिफ्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। तो छोटी मोटी म्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते वायरस में। बट अगर वायरस का DNA थोड़ा बड़ा चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट। तो ऐसे स्ट्रेन्स आते रहते हैं और छोटे छोटे आउटब्रेक्स हर साल करते रहते हैं। तो इसलिए WHO ने इसके स्ट्रेन्स को हर बार मॉनिटर करता है, और जो स्ट्रेन जहाँ भी प्रिवेलेंट होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन भी बन जाती है, सो दैट वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। तो ये इस तरह का वायरस है जो कॉमनली मिलता है, और इसके अंदर बहरूपिया वायरस इसलिए बोलते हैं, इसको म्यूटेशन बहुत कॉमन है। तो H3N2 इसकी पहचान, मतलब कितना पुराना है, स्ट्रेन है, या ये इस साल नया है, या इसके लक्षण बदल रहे हैं, थोड़ा वो बताइए उसमें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, कोई म्यूटेट होकर वायरस आया हो, खतरनाक वायरस हो, बट ये डेफिनेटली एक सीरियस वायरस है। और H3N2 जो है ये टाइप A इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस है, जिसको वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं। बट जो नॉर्मल वायरस से डिफरेंट है। नॉर्मल वायरस में क्या होता है, कॉमन कोल्ड होगा, हल्का रनिंग नोज होगी, कफिंग होगी, हल्का सा फीवर आएगा, हल्का सा हेडेक होगा और थोड़ी वीकनेस होगी, और 5-7 दिन में आप ठीक हो जाते हो नॉर्मली। बट अगर H3N2 से कोई लोग सफ़र कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो थोड़े से इनकी पर्सनालिटी इम्यूनिटी कम है, थोड़ा डाउन है, या छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं इनको, तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं। उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? अगर मान लीजिए मुझे, हम दोनों को, एक को इन्फ्लुएंजा वायरस है और एक को नॉर्मल फ्लू वायरस हुआ है, अगर H3N2 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, मतलब 100, 200, 300, 4 आ रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक बहुत तेज हो रहा है, मतलब मसल मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, बैक एक हो रहा है, या साथ में रनिंग नोज, जो कंजेशन है, चेस्ट में टाइटनेस है, कफिंग बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत है, तो ये डेफिनेटली H3N2 के सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब तक अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक प्रूव ना हो जाए नहीं है, तब तक हमें अपने आप को आइसोलेट करके रखना चाहिए और इसका टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, अब टेस्ट पर आ जाते हैं जी। जैसे आपके पास मरीज आया हॉस्पिटल में, ये सारे लक्षण हैं, तो अब आप कैसे बताएंगे या क्या टेस्ट कर रहे हैं कि H3N2 तो जो आप बात करें वो डायग्नोसिस की बात करें, तो पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब उसके सिम्टम जैसे मैंने बताया वो होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए। अगर ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो वो सस्पिशियस है पेशेंट कि वो H3N2 हो सकता है, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम पहला तो बोलते हैं उसको कि अपने आप को क्वारंटाइन या आइसोलेट करें, घर पे रहें, मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन का फॉलो करें, बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बहुत तेजी से फैलता है। जैसे हम दोनों खड़े हुए हैं, अगर हम बात भी कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा वायरस हो गया, आपको होगा, तो हम एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोविड होता था। तो अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो बचना है इससे हमें, तो इसमें क्या करना है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, ठीक है, हैंड हाइजीन को अच्छे से ध्यान रखना है, हाथ धोने, नाक मुंह को नहीं छूना है, खांसते छींकते समय कोहनी का उपयोग करना है, और
फिर क्या करना है कि अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको एग्जामिन करेगा, चेस्ट ऑक्सल्टेट करेगा, कोई चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, गला रेड है, थ्रोट खराब हो रखा है आपका, साथ में हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सिम्टम्स सारे आ रहे हैं, तो हम थ्रोट स्वैब से एक RT-PCR टेस्ट करते हैं, जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है कोविड की तरह ही जब हम लोग बिल्कुल हाँ RT-PCR टेस्ट होता है इसका, RNA वायरस है, इसको टेस्ट कर लेते हैं, कंफर्म हो जाता है। और एक अच्छी बात है कि अगर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इसके अगेंस्ट कोविड में नुकसान क्या था, कोविड के अगेंस्ट कोई अच्छी दवाई नहीं थी हमारे पास, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल था। इसके अगेंस्ट हमारे पास प्रूवन मेडिकेशंस हैं। तो अगर वो 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर हमने मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जिसको एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अच्छा, और लापरवाही हो जाए तो क्या इसमें मौत जैसा खतरा भी है इस बीमारी हाँ, तो पहली बात तो किसको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से लक्षण खतरनाक हो सकते हैं, किसको ध्यान रखना चाहिए, तो छोटे बच्चे 5 साल से कम है, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हैं, ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, COPD है, डायलिसिस पे है, CKD है, किडनी डिजीज है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेशन के पेशेंट हैं, मतलब जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। और अगर इनको ऐसे सिम्टम्स आए तो तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना है, मतलब ऐसे लक्षण आ रहे हैं। अगर किसी को फ्लू हो रखा है, जैसे मान लीजिए मुझे, आपको, किसी को फ्लू हुआ, सिंपल फ्लू था, हाई ग्रेड फीवर था, बट कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब तुरंत हमें डॉक्टर को संपर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम फ्लू को तुरंत हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम कहते हैं कि पैरासीटामोल ले लें, दवाई ले लें, रेस्ट कर लें, फ्लूइड खूब सारा ले लें, अच्छी नींद ले लें और ठीक हो जाते हैं। बट अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको फ्लू के सिम्टम्स हैं, हाई ग्रेड फीवर है, और साथ में उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या बहुत कमजोरी, बहुत वीकनेस हो रही है, या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, या दर्द सा जैसा फील हो रहा है, या उसको अनकॉन्शियस हो रहा है वीकनेस की वजह से, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या उसका फ्लूइड इंटेक बहुत कम हो गया है, फटीग बहुत ज़्यादा हो गया, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, या सैचुरेशन उसका 91 से नीचे फॉल कर रहा है, या कोई सीजर्स पड़ रहे हैं बच्चे को, दौरे पड़ रहे हैं हाई ग्रेड फीवर में, तो ऐसे सिम्टम्स हैं, इनमें तुरंत हमें डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। हो सकता है आपको एडमिट करना पड़े, कुछ आपके टेस्ट कराने पड़े, हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा हो, निमोनिया डेवलप हो रहा हो, या अस्थमा का एक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट हो रहा हो, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक ना कंफ्यूजन हमेशा होता है, मतलब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, हमें अपने लिए भी होता है, ये जो सिम्टम्स एंड और होते हैं, या जैसे मुझे बुखार है, बुखार 102 नहीं है, लेकिन बाकी सिम्टम्स हैं कि खांसी है, जुकाम है, फटीग है, सब है, लेकिन हाँ बुखार 102 103 नहीं गया, तो ये H3N2 नहीं है इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो हम क्राइटेरियाज बनाते हैं, मेजर क्राइटेरियाज और माइनर क्राइटेरियाज। तो अगर 2-3 मेजर क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो डायग्नोसिस उससे कंफर्म हो जाती है। अगर एक मेजर क्राइटेरिया और साथ में 2-3 माइनर क्राइटेरिया हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी को हाई ग्रेड बुखार है और साथ में गले में, थ्रोट में कंजेशन है, माइनर क्राइटेरिया हो गया, रनिंग में माइनर क्राइटेरिया हो गया, बट साथ में उसको लग रहा है चेस्ट में टाइटनेस लग रही है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी लग रही है, तो ये मेजर क्राइटेरिया है और कॉम्प्लिकेशन की इशारा कर रहे हैं, तो तुरंत आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हाई ग्रेड फीवर तो बिल्कुल, अगर 102 103 से ऊपर तो आपको इन्वेस्टिगेट कराना ही है, इसलिए नहीं H3N2 है, हो सकता है उसको डेंगू हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, जो इसमें और फैले हुए हैं, तो ये भी हो सकता है ना, कोई दूसरी बीमारी हो, तो उसको इग्नोर हमें नहीं करना है। हाई ग्रेड फीवर हेडेक के साथ आ रहा है, वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, वीकनेस के साथ आ रहा है, टेस्ट कराने तो टेस्ट करना चाहिए। लापरवाही और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, बताता हूँ क्या, आपको फ्लूइड खूब सारा लेना है, तरल पदार्थों का सेवन करना है, सूप पीना है, अदरक की चाय पीनी है, साथ में बेड रेस्ट लेना है, बिल्कुल आइसोलेशन कर रखना है, आपको मास्क लगाना है, लिक्विड लेने के बाद नींद अच्छे से लें, स्लीप अच्छे से लें, 8 से 10 घंटे सोना है आपको, और साथ में बुखार के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, ये सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिनको आप ले सकते हैं। बट एंटीवायरल ड्रग जैसे टैमीफ्लू जिसको देते हैं, बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं, वो नहीं लेना है। इसमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, मैं फिर बताऊँगा। अच्छा, लोग गलती करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, गला खराब हुआ, एजिथ्रोमाइसिन ले ली, जैसे कोविड में नहीं होता, ओवर यूज, डिसयूज, मिसयूज हुआ था एजिथ्रोमाइसिन का, अभी भी लोग ऑगमेंटिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, बहुत सारे सिफिक्सिम है, ऐसी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो ओवर द काउंटर लेते हैं, इवन डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जब तक डायग्नोसिस कंफर्म ना हो तब तक आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो अगर एंटीवायरल है तो एंटीवायरल लेना है, मतलब अगर वायरल बीमारी है जैसे टैमीफ्लू लेना है, अगर आपको H3N2 है, अगर आपको टाइफाइड है तो आपको एंटीबायोटिक लेनी है, अगर आपको डेंगू है तो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना और कुछ नहीं लेना है। बट ये डिसीजन डॉक्टर को करने दें, खुद ना करें। बिल्कुल। एक चीज डॉक्टर साहब और बताइए, जैसे मुझे हुआ, बुखार हुआ, कुछ हुआ, और शुरू में जैसे आपने कहा बहुत लोग हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन की बीमारी होती है, एंटीबायोटिक की कोई डोज ले ली या एंटी एलर्जिक ले ली, एंटी एलर्जिक्स भी बहुत लोग ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम अस्पताल आएंगे टेस्ट कराने, तो क्या टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं आ पाएगी? हाँ, ये भी प्रॉब्लम अगर है? किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन भी है, उसने एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल ले लिया, तो रिपोर्ट्स थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, खासकर कल्चर्स चेंज हो जाते हैं। तो कल्चर नहीं मिलेगा आपको तो पता नहीं लगा कौन सा बैक्टीरिया टाइफाइड का था
या कोई सेप्टिसीमिया या कोई दूसरा बैक्टीरिया वो आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आपको एक्यूरेट दवाई देनी है, एक्यूरेट मेडिसिन देनी, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो इसलिए कभी भी एंटीवायरल ड्रग और एंटीबैक्टीरियल ड्रग, मतलब एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं चालू करने चाहिए। वैक्सीन है इसके लिए या ओरल मेडिसिन? ये बहुत अच्छा सवाल है। वैक्सीन है, प्रिवेंटेबल डिजीज है, और वैक्सीन जो है वो फ्लू शॉट के नाम से जानी जाती है। हम सब फेमस हैं इससे, खास करके जो आप जैसे लोग हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो हाई भीड़ वाले इलाके में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, एडमिन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, बच्चे हैं छोटे 5 साल से कम, बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, या जिनको जो कोमॉर्बिडिटी जैसे मैंने बताया था वो हैं, उन सबको हर साल फ्लू शॉट लेना चाहिए, मैंडेटरी है, और आपको बारिश से पहले लेना चाहिए। इंडिया की बात करें तो साल में एक बार, साल में एक बार लेना पड़ेगा फ्लू शॉट। छोटा बच्चा तो 2 डोज लगती है फर्स्ट टाइम, उसका हर साल 1 लगती है। अच्छा, तो हर साल हम लोग फ्लू शॉट ले लें तो ये, लेकिन अब जैसे क्या होता है, अब कुछ नया स्ट्रेन आ गया तो हमने जो फ्लू शॉट लिया है वो उसके लिए है या नहीं? तो इसीलिए तो मैंने बोला आपको हर साल लेना है। तो हर साल क्या होता है, WHO बताता है इस साल कौन सा स्ट्रेन प्रेवलेंट है, और क्वाड्रीवेलेंट होता है वैक्सीन। एक वैक्सीन के अंदर 4 स्ट्रेन होते हैं। अच्छा, तो वो आपका जो वैक्सीन है वो 4 H3N2 जैसे 4 स्ट्रेन से आपको प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा उसको। ठीक है, हो ही ना, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है, लगा के रखें। तो हो ही ना, तो ये बड़ी कॉन्टेजियस डिजीज है, कहना बड़ा मुश्किल है, हो ही ना, बिकॉज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत है, हम लोग ट्रेवल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, तो ऐसा तो मुश्किल है, बट प्रिवेंशन कर सकते हो। मतलब मास्क लगा के जाना, अगर आप बाहर जाते हैं, आप हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, नाक मुँह आँख को नहीं छूना है आपको, बार बार खांसते छींकते समय कोनी को या टिश्यू पेपर को यूज़ करना है। अगर आपको सिम्टम हो रहा है, किसी और को सिम्टम्स हो रहे हैं, खासकर बच्चों को सिम्टम बहुत कॉमन होते हैं छोटे बच्चों में, तब भी स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्रच में नहीं भेजना, बिकॉज सबको फैला देगा बच्चा। तो वो ध्यान रखना है आपको, और हर साल वैक्सीन जरूर लेनी है। बहुत सिंपल वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है, और इवन प्रेग्नेंट महिलाएं भी ले सकती हैं इसको। मतलब फ्लू शॉट कह रहे हैं, हाँ, गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं। फ्लू शॉट के नाम से आता है। अच्छा, फ्लू शॉट, कई सारे कंपनियां जिनके नाम से आता है, तो वो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, वो अच्छी वैक्सीन है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने बनाते हैं, और बहुत अच्छी वैक्सीन है, बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। इससे एक फायदा होगा कि आपके जो रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं हर साल में, वो थोड़े कम हो जाएंगे, और जो कॉम्प्लिकेशन अगर होगा भी फ्लू आपको, तो जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे निमोनिया है या ARDS है आपको, या चेस्ट कंजेशन, वो कम हो जाएगा। तो ये बारिश शुरू होने से पहले, मतलब हम कहें कि मई के आखिर में या जून में हमें ले लेना चाहिए? हाँ, मई में लेना चाहिए। लेकिन अब जिसने नहीं लिया है वो अब क्या, अभी भी ले सकता है, और नेक्स्ट ईयर बारिश के सीजन से पहले ले लेगा। ठीक है, तो चलते चलते अब सिर्फ ये कि आखिर में अभी आपको, अब H3N2 की जो बार बार खबरें आ रही, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, अब ये खतरा आपको आगे कितना बड़ा दिख रहा है? क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू होंगी, क्या ये अभी रुक जाएगा या खतरा बढ़ेगा? नहीं, खतरा बढ़ेगा नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत आउटब्रेक्स हो सकते हैं इस एरिया में, हर एरिया में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, पता नहीं होता। जहाँ पे भी पेशेंट ज़्यादा होंगे, जहाँ पे भी कॉन्टेजियस है बहुत, तो फैल सकता है। तो इसलिए हम सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सब जानते हैं कि अगर बचाव बेहतर है ट्रीटमेंट से, और अर्ली डायग्नोसिस भी बेहतर है। अगर आप बचाव नहीं भी कर पाए मान लो किसी वजह से, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत बेहतर है। मतलब एक तो पहले तो फ्लू शॉट लगवाना है, जो मैंने बताया तरीके, उनसे बचना है आपको उसके तरीकों से, और साथ में अगर किसी को होता है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो घर में आइसोलेट करें और टेस्ट करें, डॉक्टर से अवश्य मिलें। ठीक है, और मास्क और नमस्ते अब तो न्यू नॉर्मल हो गया है, हमारा संस्कार है हमारे, जिनको हमें पालन करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू, और मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। पक्का। थैंक यू मैम, थैंक यू।